उनकी छवि वैसी ही थी, काम करने वाले नेता के तौर पर, डिलीवर करने वाले, हाँ। जो परिणाम दे सकता। लेकिन कांग्रेस उनकी क्षमताओं को, उनकी उपयोगिता को शायद महसूस नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस शायद आज में जीती है और बीजेपी भविष्य पे भी नजर रखती है। इसीलिए बीजेपी ने हेमंता विश्वा शर्मा को अपनाया, और न सिर्फ अपनाया, जैसा देवेंद्र पाराशर बता भी रहे थे, उनका भरपूर उपयोग किया। उनके आने के बाद ही पूरे पूर्वोत्तर में बीजेपी का विस्तार होता है, सरकारें बनती हैं। तो हेमंता विश्वा शर्मा के जरिए एक चीज और जो हम समझ सकते हैं, अभी देवेंद्र पाराशर भी बता रहे थे कि जो ये तीन चेहरे हैं, तीनों मूल रूप से बीजेपी के नहीं है, संघ की संस्कृति से नहीं आए। अब इसमें आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने कहीं कंप्रोमाइज किया चुनाव जीतने की जरूरत के हिसाब से, लेकिन आप इसको देखिए, मैं जो देखता हूं, ये वैचारिक राजनीति और चुनावी राजनीति दोनों के बीच एक संतुलन है। जहां आप लैग करते हैं या कोई आपके साथ एड ऑन कर सकता है, आप उसको एडॉप्ट करते हैं। वैचारिक राजनीति और चुनावी राजनीति, वैचारिक और चुनावी राजनीति। राहुल जी, जो अभी राजकुमार जी बात कर रहे हैं कि वैचारिक राजनीति और चुनावी राजनीति, उन दोनों का जबरदस्त कॉकटेल है हेमंत बिस्वा शर्मा में भी। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा ने नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को बढ़ाया है, और अलायंसेस की जो शुरुआत है बीजेपी के साथ, बाकी सारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनमें अलायंसेस को सख्त करने में या फिर उसको सुदृढ़ करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स का सवाल है, वो थोड़ी बाकी देश के राज्यों से थोड़ी डिफरेंट है। हमेशा से नॉर्थ ईस्ट में जो वेरियस राज्य हैं, उनकी जो सत्ताधारी दल हैं, वो हमेशा सेंटर से अलाइन करने में लगे रहे। हमेशा से कोशिश उनकी ये रही है कि सेंटर के साथ अलाइनमेंट उनका अच्छा रहे। आपको याद होगा प्रफुल्ल कुमार महंता की जो सरकार थी, एजीपी मतलब असम गण परिषद की, उस समय भी वाजपेयी के समय में एजीपी ने बाकायदा सेंटर में वाजपेयी के साथ मतलब एक अलायंस किया था, और वो स्टेट में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे कई बार, और सेंटर में जो है वो पार्ट थे एनडीए का। तो अलाइनमेंट हमेशा रहा है। अब उसमें ऐड क्या हुआ है, एक तो हेमंत बिस्वा शर्मा जैसा स्ट्रांग लीडर ऐड हुआ, दूसरा हिंदुत्व की बात ऐड हुई है, तीसरा वहाँ पर जो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है वो ऐड हुआ है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन मिलकर वहाँ पर लोगों की जो एक कोशिश है या पार्टियों की कोशिश है कि सेंटर से अलाइन रहना है, ये सारी एक साथ मिलकर जो है वो बीजेपी की सक्सेस की कहानी है। बहुत ज्यादा वक्त अब बाकी नहीं है, 10 बजकर तकरीबन 38-40 का वक्त हो रहा है, और अब से करीब 1 घंटे के अंदर ही आप तस्वीर देखेंगे जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे गुवाहाटी में, और हेमंत बिस्वा शर्मा शपथ लेते हुए आपको मंच पे दिखाई देंगे। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उस प्रांगण की तस्वीरें हैं जहां पर आज ये शपथ ग्रहण समारोह होना है। मंच सजकर तैयार हो गया है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो गया है। और दिलचस्प बात यह है कि मां कामाख्या की धरती है, इसलिए जो भी आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेगा वो पहले कामाख्या के दर्शन करते हुए पहुंचेगा। एनडीए की अगर हम घटक दलों की भी बात करें, वो तमाम नेता भी आपको इस मंच पर दिखाई देंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को देखा, वो भी कामाख्या मंदिर पहुंचे, वहां पर उन्होंने प्रणाम किया। तो ये एक तरीका है, और ये सिर्फ ताकत का मुजाहिरा नहीं है। देवेंद्र, ये आप कह सकते हैं कि एनडीए किस तरह से चुनाव लड़ती है, कैसे अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलती है, कैसे वो नामों का चुनाव करती है जो उनकी विचारधारा के साथ साथ विकास की भी राजनीति कर सके। ये आज सब कुछ एक मंच पर एक बार में ही प्रदर्शित हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल मीनाक्षी, और कॉन्ट्रडिक्शन में कोऑर्डिनेशन आप कर पाए, गठबंधन की यही ताकत और यही खूबी होती है कि आप कैसे उसको करें। जैसे असम के संदर्भ में आप देखें तो एजीपी असम गण परिषद अपनी रीजनल आइडेंटिटी पर भी बहुत जोर देती है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी का लगातार जोर नेशनल आइडेंटिटी को लेकर रहता है। लेकिन एनडीए असम के असमिया पहचान के साथ अपने आप को कोऑर्डिनेट करते हुए एजीपी को भी साथ रखा है, दूसरी तरफ बीपीएफ को भी आप देखें तो उनको भी साथ रखा है, और अपने दम पर बहुमत आने के बावजूद
पहले ही छोटे से मंत्रिमंडल विस्तार, जैसे बीजेपी बहुत आसानी से कह सकती थी एजीपी और बीपीएफ को कि आगे जब विस्तार होगा जल्दी तो फिर आपके सदस्यों को शामिल किया जाएगा। आज क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए हमारे अपने लोगों को एडजस्ट करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 4 लोग अगर शपथ ले रहे हैं तो उनमें से 2 एनडीए के घटक दलों को दिया जा रहा है, एक सीट दोनों दलों को। तो ये खूबी निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर की अगर आप देखें कोलिशन पॉलिटिक्स पे तो उस पर जोर रहता है। दूसरी तरफ उदाहरण उठा के देखें आप तमिलनाडु का, कि वहां पर रातों रात में कांग्रेस पार्टी डीएमके का साथ छोड़ दी। साथ छोड़ना भी था तो डीएमके को भरोसे में लेकर छोड़ा जा सकता था, लेकिन उस काम को कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, जिसके चलते उनके अपने एलाइज के अंदर असंतोष उभरा। तो बीजेपी उस काम को बखूबी करती है। आज भी आप यहाँ एयरपोर्ट से जैसे आप बाहर निकले गुवाहाटी एयरपोर्ट से, तो जो नेताओं के होर्डिंग्स लगे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के या गृहमंत्री अमित शाह के या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के या राजनाथ जी या हेमंत बिस्वा शर्मा के होर्डिंग लगे हैं, बल्कि एक एक एनडीए का नेता, वो चाहे वहां पे पवार हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के कोई नेता हो या शिंदे हो या बिहार के सम्राट चौधरी हो, एक एक एनडीए के नेता का होर्डिंग लगा हुआ है। और 2 चीज उसमें बहुत खास नजर आ रही है, एक तो ये सारे होर्डिंग्स, और दूसरी तरफ कम से कम 20-30 जगह ऐसे थे जहां पे असम के लोकल कल्चर से संबंधित वहां पे नाच गाने डांस और वहां के लोक नृत्य वाले सारे कार्यक्रम हो रहे थे। तो असमिया पहचान, असमिया कल्चर को साथ रखना, अपने संगठन को मजबूत रखना, एनडीए घटक दल को मजबूत रखना, पॉपुलर फेस रखना, डेवलपमेंट करना और नैरेटिव चलाना, ये सारी चीजें ऐसी थी जो कि इस खूबसूरत तस्वीर को बना रही है। मीनाक्षी।